हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं राजनीतिक विज्ञान के सब टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्रैश कोर्स लेके आई हूँ। मैं इससे पहले भी दो टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये टॉपिक मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, आप उसे जाके देख लीजिए। और जब मैं ये पूरी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी तो फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। और आपको मेरे चैनल पे 1000 क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगा, जिसमें मैं राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाके देख लीजिए। तो ये है टॉपिक है राज्यों के सिद्धांत, स्टेट थ्योरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे लगेगा कि नहीं, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला है क्या है, राज्यों के सिद्धांत, स्टेट थ्योरी। तो राज्यों के सिद्धांत का तुलनात्मक उपागम, क्योंकि हम ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें राज्यों के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो राज्यों के सिद्धांत के संबंध में विचारकों में एकमतता का अभाव है, मतलब एक मत नहीं है। परंपरा उदारवादी चिंतक ने राज्य को स्वायत्त एवं निष्पक्ष माना है, राज्य को स्वायत्त और निष्पक्ष माना है, जबकि मार्क्सवादी राज्य को एक यंत्र मानते हैं, एक शोषण का यंत्र मानते हैं। ठीक है, राज्य ही साथ ही राज्य संबंधी इन परंपरागत धारणाओं को अन्य विचारधाराओं जैसे बहुलवादी, नारीवादी, उत्तर व्यवहारवादी आदि से भी चुनौती मिली है। वर्तमान वैश्विक युग में राज्य की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। स्पष्टतः वर्तमान राज्य की उत्पत्ति एवं विशेषताओं के विश्लेषण हेतु इसकी राजनीतिक उत्पत्ति और उत्पादन प्रणाली आदि पर विचार करना होगा, क्योंकि संरचना, कार्य तथा वैधता आदि के आधार पर ही हम राज्य की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक राज्य के निर्माण में वहाँ के नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि सिविल सोसाइटी की भूमिका भी राज्य के द्वारा ही तय की जाती है। स्पष्ट उपयुक्त समस्याओं के कारण ही हमें राज्य के सिद्धांत ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता है। राज्य की संरचना एवं कार्य, विशिष्ट संस्थाओं के विकास, सामाजिक आर्थिक कारकों के संबंध में स्वायत्त ऑटोनॉमी, आंतरिक विरोधाभास आदि के मध्य समानताओं एवं असमानताओं की व्याख्या के लिए एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। स्पष्ट विभिन्न राज्यों के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समानता एवं असमानता हमें विश्लेषण के लिए एक प्रारूप प्रदान करती है। साथ ही वर्तमान दौर में पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण अनेक राज्यों की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। अनेक अधिराष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। रिचर्ड केस ने राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन के 5 चलन ट्रेंड का उल्लेख किया है। कौन? रिचर्ड केस ने। तो क्या क्या बताए हैं? 5, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला, राज्यों के कार्यों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण आदि कार्यों का भी संचालन करने लगा है, जिससे राज्य के हस्तक्षेप को वैधानिक क्षेत्र, लेजिटिमेट एरिया के संबंध में विवाद भी पैदा हो गई। इसकी प्रक्रिया स्वरूप अनेक देशों में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के विरुद्ध दक्षिणपंथी राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। अपने नियंत्रण और निरीक्षण के कार्यों में राज्य अत्यधिक दमनमूलक बन चुका है। अपने नियंत्रण और निरीक्षण के कार्यों में राज्य अत्यंत दमनमूलक बन चुका है। नियंत्रण के औपचारिक स्रोतों को अन्य एजेंसियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें न केवल पुलिस शामिल है बल्कि सामाजिक कार्यों को संचालित करने वाली एजेंसियां भी है। इसमें मानवाधिकार तथा राजनीतिक
स्वतंत्रताओं पर खतरा पैदा हो गया है तथा राज्य की संरक्षणकर्ता और निरंकुशता के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। आगे है, राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुका है। इसके कारण राजनीतिक दल उतने प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, तथा शक्ति, देखो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर आप मेरी बात मैं जो बोल रही हूँ आप सुनो, आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी पकड़ हो जाएगी और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इससे, वो भी मैं आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा ही रही हूँ। तो आप वो क्वेश्चन सीरीज जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है वो, और 1000 क्वेश्चन सीरीज जैसे ही मेरी खत्म होगी फिर मैं हर दिन प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। तब तक मेरा सिलेबस भी बहुत कवर हो जाएगा। अगर आप यूपी किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कराएगा। आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरह से करा दूंगी। फिर है राज्य ने अपने हस्तक्षेप, देखो राजनीतिक उतने प्रासंगिक नहीं रह गए तथा शक्ति का केंद्रीकरण कार्यपालिकाओं के पास हो गया है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद की वैधता का संकट भी पैदा हो गया है। इन सब का विरोध भी प्रारंभ हो गया है, जो शांतिपूर्ण विरोध में उग्रवादी हिंसक विरोध के रूप में देखा जा सकता है। राज्य ने अपने हस्तक्षेप को उत्पादन प्रक्रियाओं तक बढ़ा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीवाद का विकास कॉरपोरेटवाद राज्य के रूप में हो गया है। वर्ग संघर्ष को अधिक से अधिक समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप राजकोषीय संकट उत्पन्न हुआ। हाल के यूरो संकट में इसे देखा जा सकता है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा वैश्वीकरण ने राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पूंजीवादी समाज में राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का उलझाऊ तथा विरोधाभासी आयाम है। यह राज्य के कार्यों के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के अत्यधिक क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं। इस राजनीतिक विमर्श के शब्दकोश में इसका स्पष्ट अर्थ बताना कठिन होने लगा। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ। अतः यदि पूंजीवादी समाज में राज्य की प्रकृति एवं भूमिका को समझना है तो हमें इसके अर्थ तथा संगठित राजनीतिक शक्ति में केंद्रीयता पर बल देना होगा। 20वीं सदी की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा, उदारवादी एवं मार्क्सवादी में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका। उदारवादी परंपरा के अंतर्गत राज्य रात्रि प्रहरी स्वरूप प्रारंभ करता है, कल्याणकारी राज्य, तथा बाद में नव उदारवादी ने रात्रि प्रहरी राज्य के विकास का विश्लेषण किया। आगे है पूंजीवादी राज्यों के विकास के चरण, कैसे कैसे उनका विकास हुआ है। देखो, पूंजीवादी राज्य उदारवादी राज्य के विकास का राजनीतिक इतिहास एक जैसा नहीं रहा है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट या पूंजीवादी राज्य में एक विरोधाभास पाया जाता है, जिसे संचय की आवश्यकता है वैधता के मध्य आवश्यक तनाव के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक उदारवादी राज्य एक्युमुलेशंस की निजी अवस्था की विरोधा के साथ विकसित हुआ तथा कालांतर में लोकप्रिय स्वीकार्यता वैधता हेतु लोकतांत्रिक विचारधारा में लागू हुआ। एलन वॉल्फ, अब ये सब नाम देखो, एलन वॉल्फ ने 2000 वर्ष में उदारवादी राज्यों द्वारा विरोधाभास को हल करने के लिए 6 आदर्श प्रारूप के पूंजीवादी राज्य का वर्णन किया। अब ये देख लो, ये सभी पूछ लेता है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एलन वॉल्फ का बस कुछ मत लिखो, बस नाम लिख लो। 6 जो है मैं बता रही हूँ, नाम लिख लो। एलन वॉल्फ लिख के उनका जो 6 प्रकार का आदर्शवादी प्रारूप है वो नाम लिख लो, और जो मैं बोल रही हूँ उसे सुन लो। क्या होता है संचयी राज, एक्युमुलेटिव स्टेट। तो इसे वॉल्फ ने पूंजीवादी उद्योगीकरण का पहला चरण माना है। ठीक है, पूंजीवाद पहला चरण। इसमें पूंजी के संग्रहण या संपत्ति के संग्रहण को वैध माना गया है। राज्य हस्तक्षेप लेसस फेयर की नीति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था तथा अर्थव्यवस्था में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया गया। वास्तव में यह संचयी राज्य तानाशाही व निकवादी राज्य और अपेक्षाकृत लचीला राज्य के मध्य संक्रमण काल का समझौता था, ताकि औद्योगिक पूंजीपति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला है समन्वयकारी राज्य, द हार्मोनियस स्टेट।
तो राज्य का यह स्वरूप पूंजीवादी औद्योगिकरण के दूसरे चरण में विकसित हुआ। इसमें एक और इस बात पर बल दिया गया कि बुजुर्गा वर्ग के हाथों में सत्ता रहेगी तो सभी को लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर उभरते श्रमिक वर्ग ने अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग की। इस कारण राज्य के द्वारा अनेक सुधारों को लागू किया गया और वैधता के संकट को दूर करने का प्रयास किया गया। तीसरा, विस्तारवादी राज्य, द एक्सपेंशनिस्ट स्टेट। तो इसमें है पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र के मध्य संघर्ष की बिंदु पर पहुंचा गया, तब विस्तारवादी राज्य का उदय हुआ। इसके साथ ही शास्त्रीय उदारवाद का भी अंत हो गया। इस विस्तारवादी राज्य द्वारा साम्राज्यवादी विस्तार किया गया। इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इस विस्तारवादी राज्य का पतन आरंभ हो गया। अगला है शाखा राज्य, द फ्रेंचाइजी स्टेट। विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्षों को समाप्त करने तथा सार्वजनिक शक्ति को निजी संगठनों को सौंपने के क्रम में इस राज्य का उदय हुआ, जिसे सामान्यतः बहुलवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। परंतु निजी हित समूह प्रभावी रूप में से स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक बहुलवादी राज्य का अंत होने लगा। यूरोपीय राज्यों में आर्थिक नियोजन तथा सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से अमेरिकी शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। इस कारण सार्वजनिक शक्ति को हित समूहों को सौंपने पर आधारित शाखा राज्य अतीत बनकर रह गया है, भविष्य के लिए कोई समाधान नहीं। ठीक है, फिर है दोहरा राज्य। बस आप कुछ मत लिखो, बस हेडिंग लिख लो, बस और कुछ नहीं, बस सुन लो, जो वर्ड है उसी को एक्सप्लेन किया गया है। राज्य के पूंजीवादी लोकतांत्रिक विरोधाभास को समाप्त करने के लिए यह अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत दो समानांतर संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें एक को व्यवस्था संभालने का कार्य सौंपा गया तो दूसरे को लोकतांत्रिक दिखावे को बचाकर रखने का कार्य सौंपा गया। इस दोहरी व्यवस्था का पहला भाग सैन्य व्यवस्था, नौकरशाही तथा गुप्त सूचना एजेंसी थी, तो दूसरा भाग संसदीय व्यवस्था। इस दोहरे राज्य की प्रकृति में भी उदारवादी या पूंजीवादी तत्वों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांत के मध्य सदैव विरोधाभास बने रहे। पार राष्ट्रीय राज्य, ट्रांसनेशनल स्टेट। तो एलन वॉल्फ के अनुसार यह पूंजीवादी राज्य के विकास का सबसे नवीनतम मॉडल है। ठीक है, पार राष्ट्रीय राज्य, ट्रांसनेशनल स्टेट, जिसकी विकास पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी के विकास के साथ हुआ है। यद्यपि राज्य के द्वारा अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। इस पार राष्ट्रीय राज्य में पूंजीवादी राज्य को एक नया क्षितिज प्रदान किया गया, परंतु यह पार राष्ट्रीय राज्य भी समकालीन पूंजीवादी समाज में विद्यमान राजनीतिक विरोधाभासों को दूर नहीं कर सका। अमेरिकी ऋण संकट, अमेरिकी डेब्ट क्राइसिस तथा यूरो संकट, यूरो जोन क्राइसिस और आर्थिक मंदी को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। फिर उत्तर पूंजीवादी युग में राज्य के संबंध में समकालीन चर्चाएं। तो कंटेम्परेरी डिबेट अबाउट द स्टेट इन द लेट कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या बोला गया, उदारवादी विचारकों के अनुसार विकसित पूंजीवादी समाज प्रतिस्पर्धा विघटित तथा और विसरित है। इन समाजों में नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा नागरिक स्वतंत्रता उपलब्ध है। संसद वह मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर सीधे लॉबिंग के द्वारा पार्टी द्वारा हित समूह दबाव बनाते हैं। यहाँ कोई विशेषाधिकार वर्ग हित या समूह नहीं है, बल्कि हितों के प्रतिस्पर्धा ब्लॉक हैं। लघु एवं मध्यम उद्योग की व्यापक उपस्थिति के बावजूद बड़े औद्योगिक समूहों का अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थान इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि में विस्तार समकालीन पूंजीवादी राज्यों की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पूंजीवादी देशों में लोगों की आय में व्यापक अंतर पाया जाता है। वॉल स्ट्रीट का घेराव
आंदोलन के अनुसार अमेरिका ने 1% लोगों की संपत्ति बाकी 99% लोगों से भी अधिक है। आय की असमानता, राजनीतिक शक्ति में असमानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। राज्य व्यवस्था और राज्य विशिष्ट वर्ग, द स्टेट सिस्टम एंड द स्टेट एलिट्स। तो इस संदर्भ में राज्य का अभिप्राय विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से है, जिसमें सरकारी तत्वों के अंतर्गत सरकार, प्रशासन, सेना और पुलिस, न्यायपालिका, संसद तथा उप केंद्रीय सरकारें जैसे अमेरिका के राज्य स्टेट इन यूएस आते हैं। इसके अतिरिक्त इन व्यवस्था में राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चर्च, मास मीडिया तथा सांस्कृतिक शैक्षणिक संगठन जैसे गैर सरकारी तत्व शामिल हैं। इन देशों में राज्यों की भूमिका तथा उद्देश्य को समझने के लिए विशिष्ट वर्ग एवं आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों के मध्य संबंध को समझना आवश्यक है। अब ये रॉल्फ मिलीबैंड के अनुसार ये भी क्वेश्चन पूछा है। देखो, रॉल्फ मिलीबैंड क्या है? समकालीन पूंजीवादी देशों में व्यवसायी वर्ग कैबिनेट का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अलावा नौकरशाही, सेना तथा राज्य की वित्तीय संस्थाओं में भी इनका वर्चस्व देखा जा सकता है। राज्य के विशिष्ट वर्ग की नीति, विचारों एवं दृष्टिकोणों में भिन्नता के बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने पर सभी एकमत हैं। व्यावसायिक हित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए, जो जनरल मोटर्स के लिए अच्छा है वह अमेरिका के लिए भी अच्छा है। द व्हाट इज गुड फॉर जनरल मोटर्स इज गुड फॉर यूएस। ठीक है। हैबरमास जैसे अब देखो ये पूछो नव मार्क्सवादी कौन? तो हैबरमास, मैं एक बार मार्क्सवाद ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की मार्क्सवाद चैप्टर अपलोड किया गया, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी की लगभग मैंने सिलेबस कंप्लीट करा रखी है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक उसे तो आप प्लीज़ एक बार उसे जाके देख लेना। पॉलिटिकल थ्योरी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल पे। हैबरमास जैसे नव मार्क्सवादी ने भी पूंजीवाद राज्य की विसंगति का विश्लेषण करते हुए वैधता का यही क्वेश्चन पूछा था कि वैधता का संकट किसने दिया है? तो हैबरमास ने दिया है। वैधता के संकट के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो पता है फ्रेंड्स, ये जो सारे जो टॉपिक है ना इंटरकनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी हर चीज़ आपको कनेक्ट मिलेगा, कुछ कुछ पोर्शन बिल्कुल इंटरकनेक्ट मिलेगा। यही दिया था, क्वेश्चन आया था वैधता का संकट। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ाने के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और फिर मैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी कराऊंगी, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जितने पेड कोर्स वाले कराते हैं उससे कम मैं नहीं कराऊंगी फ्रेंड्स। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है तो मैं भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान यह अंतर विरोध वर्तमान में पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद यूरोप और अमेरिका में राज्य के द्वारा पूंजीपतियों के हितों के संरक्षण को लेकर लोगों में अत्यधिक आक्रोश है। ओबामा ने स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करके लोगों के विश्वास को अर्जित करने का प्रयत्न किया। नॉम चॉम्स्की ने पूंजीवादी समाज द्वारा संचालित बाजारवादी उदारवादी नीतियों को व्यापारिक घरानों के लिए संचालित नीतियों कहा। अब निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष निकला कि पूंजीवादी राज्य के लिए संकट कोई नई परिघटना नहीं है। 1930 में आर्थिक संकट का कल्याणकारी राज्य के द्वारा समाधान किया गया। वर्तमान बाजारवादी उपभोक्तावादी के युग में पूंजीवाद की आलोचना सिर्फ समानता के समर्थक ही नहीं कर रहे बल्कि पर्यावरणीय आंदोलन के समर्थक भी कर रहे। अतः पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और सामाजिक न्याय के मध्य बेहतर समन्वय एवं संतुलन की आवश्यकता है। फिर समाजवादी समाज में राज्य का सैद्धांतिक आधार। तो समाजवादी समाज में, अभी तक समाजवादी समाज में राज्य के सैद्धांतिक आधार क्या क्या है? तो देखो, समाजवादी समाज वे समाज है जहां उत्पादन की पूंजी
वादी प्रणाली की प्रतिस्थापना करके सामाजिक स्वामित्व सोशल ऑनरशिप पर आधारित उत्पादन की प्रणाली को लागू किया गया है। ठीक है, देखो पूंजीवादी में कुछ लोगों के हाथों में सत्ता हो, तो कुछ लोगों के हाथों में वर्चस्व होता, और समाजवादी में पूरे समाज को ऑनरशिप दिया जाता है। अधिकांश ऐसे समाज मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक से संचालित क्रांति के द्वारा अस्तित्व में आए हैं। यही दल वहां के शासक दल बने। इस प्रकार राज्य की मार्क्सवादी धारणा समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मार्क्स के विचारों में राज्य संबंधी मुख्य दो धाराएं पाई जाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स तथा एंजल्स ने राज्यों को एक यंत्र माना जो बुजुर्गवा और कार्यकारी समिति है। 18वें ब्रूमेर और लुईस बोनापार्ट में मार्क्स ने राज्य की सापेक्षिक स्वायत्तता को भी स्वीकार किया। समाजवादी राज्य का मूल कार्य बुजुर्गवा राज्य मशीनरी को समाप्त कर सर्वहारा की शक्ति को मजबूत करना है, जिसे सामान्यतः सर्वहारा वर्ग की तानाशाही भी कहा जाता है, और यह पूंजीवाद से साम्यवाद के संक्रमण काल में आवश्यक भी है। मार्क्सवादी राज्य की उदारवादी के द्वारा सर्वाधिकारवादी राज्य कहकर आलोचना की जाती है। संपत्ति के सामूहिक मालिकाना एवं राष्ट्रीयकरण से एक विशाल नौकरशाही तंत्र का उदय हुआ, जो बाद में विशेषाधिकार वर्ग बन गया। एक दलीय व्यवस्था का आधिपत्य होने के कारण चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह गई। चार्ल्स वेटलहम के शब्दों में सोवियत संघ का शासक वर्ग राज्य बुजुर्गवा बन गया है। राज्य का स्वरूप राज्य पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म में परिवर्तित हो गया। सोवियत संघ में राज्य की विशेषता। सोवियत संघ में राज्य की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट इन सोवियत यूनियन। सोवियत राज्य की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता इसका समाजवादी स्वरूप था, जिसके अंतर्गत संपत्ति पर निजी अधिकार के बजाय पूरे समाज का मालिकाना हक था। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करके समाजवादी प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया गया। समाज का काया पलट करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। सोवियत संघ में पूरी व्यवस्था का नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों था। पश्चिमी विचारकों ने इस व्यवस्था को फांसीवादी की तरह ही सर्वाधिकारवादी बताया। इसके विचार में एक दलीय व्यवस्था में दल में नौकरशाहीकरण की प्रवृत्तियां उभरी। सोवियत संघ की एक अन्य विशेषता उसका बहुराष्ट्रीय चरित्र का होना है। समाजवादी विचारधारा द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयता का एकीकरण किया गया। सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाया गया, लेकिन सोवियत राज्य औपचारिक रूप से संघीय था, लेकिन व्यवहार में एकात्मक। सोवियत राज्य की प्रकृति तथा उसकी क्रांतिकारी उद्भव एवं परंपरा का होना, यह अपनी प्रकृति में सामंतवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद विरोधी था। नए सोवियत राज्य ने वर्ग तथा प्रजाति आधारित सभी असमानताओं को समाप्त कर दिया। इस राज्य का उद्देश्य एक साम्यवादी राज्य की तरह अग्रसर होना था। स्पष्टतः वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति को निरंतर जारी रखने का प्रयास किया गया। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन क्रांति के नाम देते 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ क्रांति के नाम और एक तरफ किस वर्ष हुआ क्रांति, एक तरफ दे देगा आपको क्रांति का नाम। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। सोवियत राज्य का विकास। अब कैसे हुआ डेवलपमेंट ऑफ सोवियत स्टेट, तो सोवियत संघ की विकास की मूलभूत इकाई सोवियत के रूप में थी, जो कि प्रारंभिक सर्वहारा वर्ग का संगठन था तथा बाद में विभिन्न स्तरों पर चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था बन गई। सोवियत के अंतर्गत प्रतिनिधित्व को किसी उदारवादी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से बेहतर माना गया, क्योंकि यह
एक दलीय व्यवस्था के लिए विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन जैसा कि स्टालिन का मत था कि सोवियत शासन व्यवस्था पुरानी बुजुर्गवा लोकतांत्रिक एवं संसदीय व्यवस्था से अलग है। यह एक नई प्रकार की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जनता का शोषण करना नहीं बल्कि इन्हें सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करना है। यह समाजवाद राज्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर आधारित था, जिसके अंतर्गत उत्पादन की समाजवादी प्रणाली का विकास करना, मजबूत करना तथा हालांकि यह संक्रमण काल के लिए भी था, परंतु बाद में वास्तविक रूप में नौकरशाही का प्रभाव हावी हो गया। स्टालिन ने सोवियत राज्य का पूर्ण सिद्धांत 1939 के कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में मिलता है। स्टालिन ने यह स्वीकार किया कि साम्यवाद के अंतर्गत राज्य आवश्यक विलुप्त हो जाएगा, लेकिन साथ ही उन्हें यह मत दिया कि शायद मार्क्स ने भी एकमात्र समाजवाद राज्य की कल्पना नहीं की, लेकिन सोवियत समाजवाद राज्य चारों ओर से पूंजीवादी राज्यों से घिरा हुआ है। सोवियत समाज राज्य के विलुप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, अतः सोवियत समाजवाद राज्य तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि विदेशी पूंजीवादी राज्यों में सैन्य आक्रमण की संभावना समाप्त नहीं हो जाए। स्टालिन का मानना है कि सोवियत संघ पहले ही विकास के 2 चरण से गुजर चुका है। कौन कौन सा? देखो, वर्ष 1917 से 31 के दौरान क्रांतिकारियों ने सोवियत राज्य को मजबूत बनाने का उद्देश्य था। सोवियत राज्य आर्थिक प्रगति के बाद एक विकसित सोवियत समाज का उदय हुआ। स्टालिन ने विकसित समाजवाद राज्य के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा है कि राज्य का मुख्य कार्य तब आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना तथा सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार करना, सैन्य व्यवस्था, पुलिस, इंटेलिजेंस के कार्यों के संबंध में स्टालिन का मानना था कि अब इनका कार्य आंतरिक न होकर बाहरी दुश्मनों से लड़ना है। वास्तव में सोवियत राज्य इस प्रकार का सैद्धांतिकरण प्रस्तावित प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि सोवियत राज्य में कालांतर में सैन्य नौकरशाही मजबूत हुई, जिसका कार्य आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में दमनकारी ही था। सोवियत समाजवादी राज्य के विलुप्त होने को ही पश्चिमी विश्लेषकों द्वारा आलोचना की गई। आगे है जनवादी लोकतंत्रकरण संक्रमणकालीन राज्यों के रूप में, पीपल्स डेमोक्रेसी एज द ट्रांजिशनल स्टेट। तो देखो, जन लोकतांत्रिक की अवधारणा को पूर्वी यूरोपीय देशों के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसको पूर्वी यूरोपीय देशों के रूप में। अभी तक अमेरिका पूंजीवाद, फिर हमने यूएसएसआर देखा समाजवाद, अब है जनवादी लोकतंत्र संक्रमणकालीन राज्यों के बारे में। जो तृतीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नाजी आक्रमण से हुए थे, सभी देशों में जो भी आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का अलग अलग चरण में थे। साम्यवादी, समाजवाद, उदारवाद देशों में गठबंधन सरकारों की स्थापना की गई। इसकी प्रकृति संक्रमणकालीन थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक परिवर्तन लाना था, ताकि अंततः समाजवाद राज्य के निर्माण का आधार तैयार किया जा सके। समाजवाद राज्य की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में होगा। पूर्वी यूरोपीय देशों में जन लोकतंत्र इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि इन सभी देशों को सोवियत संघ द्वारा सैन्य बल से मुक्त कराया गया। चूंकि इन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी या तो अस्तित्व में ही नहीं था या बहुत कमजोर थी, अतः कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तथा सोवियत संघ की देखरेख में बहुदलीय संगठन को आवश्यक माना गया। जन लोकतंत्र के इस संक्रमणकारी रूप से 10 वर्षों के अंदर ही सोवियत संघ के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में बदल दिया गया। हालांकि यूगोस्लाविया ने समाजवादी राज्य का अपना पैटर्न विकसित किया। सोवियत मॉडल से अधिक बहुलवादी था। पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवादी व्यवस्था सोवियत संघ द्वारा आरोपित थी। इसी कारण पोलैंड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया में विद्रोह हुआ। पोलैंड में ट्रेड यूनियन तथा कैथोलिक चर्च में काफी हद तक स्वायत्तता
प्राप्त थी। बाद में यहाँ सॉलिडेटरी आंदोलन मजबूत हुआ और व्यवस्था परिवर्तित हुई। सोवियत संघ के पतन के साथ ही इन राज्यों में भी परिवर्तन आ गया। अब है नव लोकतंत्र में समाजवाद राज्य का चीन में विकास। फ्रॉम न्यू डेमोक्रेसी टू सोशलिस्ट स्टेट इन चाइना। जहां पूर्वी यूरोपीय देशों में जन लोकतांत्रिक व्यवहारिक प्रैग्मेटिक अवधारणा थी, वहीं नव लोकतंत्रीय माओ की अवधारणा को वैचारिक कहा जा सकता है। चूंकि चीन एक अल्प विकसित अर्ध उपनिवेशवादी तथा सामंतवादी देश था, माओ द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि साम्राज्यवाद, सामंतवाद तथा पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक क्रांति करने की जरूरत है। यह लोकतांत्रिक बुजुर्गवा क्रांति से अलग होगी, क्योंकि यह बुजुर्गवा वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों, छोटे मजदूरों तथा राष्ट्रीय बुजुर्गवा के माध्यम से लाई जाएगी। कुमंतांग शासन समाप्त कर चीन में नव लोकतांत्रिक राज्य को वर्ष 1949 में स्थापित, ये भी याद रखिए कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन बनेगा। देखो फ्रेंड, जहां जहां से आपको देखना है बाद में जब आप पढ़ोगे मेरा, तो मैंने वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। माओ ने चीन को एक समाजवादी राज्य में बदलने से पूर्व नव लोकतंत्र काल में संक्रमणकालीन बताया। इसके विचारों में इस चरण में विभिन्न लोकतांत्रिक वर्गों की तानाशाही स्थापित की जाए, न कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इस लोकतांत्रिक राज्य में शामिल है किसान। माओ ने किसान पे बहुत जैसे जो वो मार्क्स थे वो मजदूर वर्ग की बातें करते, लेकिन जो माओ है वो किसान की भी, मतलब किसान की भी बारे में बात करते हैं। मार्क्स उसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखो, इस लोकतंत्र वर्ग में शामिल है किसान, मजदूर, छोटे बुजुर्गवा और बहुराष्ट्रीय बुजुर्गवा। चूंकि चीन में पूंजीवादी विकास के निम्न स्तर के कारण मजदूर वर्ग पूर्णतः विकास नहीं हो पाया। किसानों ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना गया है कि अगर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जाए तो छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुजुर्गवा नव लोकतंत्र में की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में शामिल होंगे। माओ के अनुसार नए लोकतंत्र राज्य में नौकरशाही, एकाधिकार, पूंजीवाद की समाप्ति को जब्त किया जाएगा, जिनका बैंक, रेलवे और वायु परिवहन आदि पर मालिकाना हक था, लेकिन उत्पादन और पूंजीवाद प्रणाली पर पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाएगा। बल्कि नव लोकतांत्रिक राज्यों का कार्य वैध निजी संपत्ति की रक्षा करना है। स्पष्ट यह निजी संपत्ति को समाप्त करने के सोवियत मॉडल से भिन्न था। वर्ष 1975 में संविधान द्वारा जनवादी चीन का सर्वहारा के अधिनायक तत्व में समाजवादी राज्य के रूप में वर्णित किया गया। कब? 1975 में। अन्य समाजवादी राज्यों की भांति चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन व्यवस्था पर एकाधिकार है, लेकिन सोवियत संघ की तरह यह बहुराष्ट्रीय होने का दावा नहीं करता। यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है जो 90% से अधिक जनसंख्या का समुदाय है। वर्ष 1978 में डेंग सियाओपिंग द्वारा आधुनिकीकरण का नारा दिया गया। तो आधुनिकीकरण का नारा किसके द्वारा दिया गया? 1978 में डेंग सियाओपिंग तथा बाजारवादी समाजवाद का प्रयोग किया, जिसका कट्टर मार्क्सवादियों ने कड़ा विरोध किया। लेकिन समकालीन युग में चीन में बाजारवादी समाजवाद का प्रभाव विश्व में अत्यधिक है। चीन के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया, क्यूबा जैसे देश भी समाजवादी राज्य होने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ भी सुधार की मांग चल रही है। रेमंड लोटा ने यहाँ तक कहा कि 78 के बाद चीन समाजवादी नहीं है। अब विकसित या औद्योगिक देशों के राज्य। ठीक है, तो विकसित औद्योगिक देशों के राज्य क्या है, हम ये देखते हैं। हम विकसित, द स्टेट इन डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो विकसित पूंजीवादी राज्य में मुक्त बाजार उत्पादन की निजी प्रणाली होती है। अर्थ व्यवस्था व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित होती है तथा नियोजित
सीमित स्तर पर किया जा सकता है। खास कर समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्पादन मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं का होना, राज्य उदार व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा बचत वॉलंटियर सेविंग को भी प्रोत्साहित करता है। निजी निवेश को प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। इन राज्यों में संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। राज्य अक्सर उन नीतियों का पालन करता है जो न तो रूढ़िवादी होती है और न ही सुधारवादी राजनीतिक दलों एवं हित समूहों के द्वारा नीतियों को अभिव्यक्त किया जाता है जिनका विरोध विधि निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव और अतिरिक्त अधिकांश समय असक्रिय रहते हैं। कार्यपालिका की नीतियों को नौकरशाही द्वारा लागू किया जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, परंतु यथास्थिति को बनाए रखने में यह कार्यपालिका के साथ होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की नीतियों को मानता है कि राज्य राजनीति और धर्म से पृथक्करण पर आधारित होती है। सेना को कार्यपालिका के अधीन माना जाता है, जिसका व्यावहारिक व्यावसायिक होता है, न कि किसी विचारधारा के अधीन। तृतीय विश्व की तरह इन देशों में भी सेना सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता। विकसित पूंजीवादी राज्यों में अनेक बड़े एवं छोटे शहरों का प्रशासन राज्य को चलाना होता है एवं मध्यम वर्ग की संख्या इन शहरों में अधिक होती है। व्यवसाय एवं आय के आधार पर इनकी प्रतिस्थिति में भी अंतर पाए जाते हैं। राज्य द्वारा समाज कल्याण और कार्यकारी चलाए जाते हैं, परंतु आर्थिक मंदी के समय बेरोजगारी से नहीं चल पाता। वर्तमान संकट में यह देखा गया है कि जन्म दर कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या नीति पाई गई है। विकासशील समाज में राज्य की प्रकृति। विकासशील समाज में क्या, अनेक नए राज्यों के उदय और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ने समकालीन विश्व में अनेक मुद्दों को उभारा है। कोई भी अविकसित तथा अल्प विकसित राष्ट्र विकास के लक्ष्य को नकार नहीं सकता, लेकिन विकसित देश के संबंध में यह अनेक रूपों में बिखरी हुई है। विकास की प्रक्रिया का अस्तित्व में होना एक सामाजिक तथ्य तथा विकास की आवश्यकता की पहचान करना एक सामाजिक मूल्य, विकास की सामाजिक वास्तविकताओं तथा उसके विचारधारात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में ही एक विकासशील राष्ट्र की प्रकृति एवं मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि विकास की रणनीति एवं लक्ष्य निर्धारण में विकासशील राष्ट्र किस स्तर तक स्वतंत्र और अनुभव यह बताता है कि विकासशील राज्य अपने संरचना पिछले से दुष्चक्र को ध्वस्त करते हैं सफलता। ठीक है। तृतीय विश्व हालांकि प्रकृति गणवादी, तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो पढ़ती हूँ, देखो क्या है उल्लेख, हाल में प्रारंभ हुआ अरब स्प्रिंग। हाँ ये वाला देखो, अरब स्प्रिंग इन्हीं देशों में हुआ जहाँ पे राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया जारी हुई, जैसे मिस्र, ट्यूनीसिया, लीबिया, सीरिया आदि। इन देशों में एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली रही है, जैसे कि मैक्सिको एवं भारत। आगे है, हालांकि विकासशील देशों में अधिनायकवादी व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ सर्वाधिकारवाद नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ तकनीकी पिछड़ापन तथा अदक्षता, नौकरशाही पाई जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति मौखिक प्रतिबद्धता हमेशा रखी जाती है। यहाँ संक्रमण काल में विकास के लिए अधिनायकवादी शासन को उचित घोषित किया जाता है, वही लोकतंत्र की संकल्पना एवं भविष्य का लक्ष्य रखा जाता है। अधिकांश विकासशील देशों में लिखित संविधान एवं संसद है। अधिकांश विकासशील देशों में लिखित संविधान संसद है, परंतु यहाँ पर अक्सर संविधान तथा औपचारिक संसद संस्थाएं तानाशाह के शासन को वैध बनाने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको किसी भी वजह से मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, या आपको किसी भी तरह से आपको अगर हेल्प कर रहा है ये क्लास, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।